हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 18 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के जीएस भी तैयार करते चलेंगे, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश स्लोवेनिया से अपनी सीमा नहीं साझा करता है। अगला था, निम्न में से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना शुरू की जाएगी दोस्तों 21 मई को। अब 21 मई को क्यों शुरू की जाएगी? क्योंकि 21 मई को राजीव गांधी जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनकी पुण्यतिथि है। इस वजह से इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जाएगी। क्लियर है? अब इस किसान न्याय योजना के तहत होगा क्या? तो इस योजना के तहत दोस्तों स्टेट में जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्टअप किया जाएगा, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत गवर्नमेंट द्वारा यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टोटल 5100 करोड़ रुपए, कितने 5100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्लियर है? अब ये तो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस ने दोस्तों रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया था, और छत्तीसगढ़ सरकार ने ही CGHOT.in नाम का एक ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? CGHOT.in नाम का एक ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। नया रायपुर है यहाँ की राजधानी। यहाँ पर करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी, जो कि हैं कांग्रेस पार्टी से। अनसुईया उइके जी हैं यहाँ की गवर्नर। इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानिए। ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों ये अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से और झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दोस्तों PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए। तो अभी हाल ही में जुबैर इकबाल को दोस्तों जम्मू और कश्मीर बैंक में नया MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जुबैर इकबाल को, इनको दोस्तों अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ये HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सीनियर मोस्ट ये वाइस प्रेसिडेंट थे। इससे पहले MD और चेयरमैन थे RK चिब्बर जी, लेकिन अब केवल ये चेयरमैन रहेंगे। यानी MD का पद जुबैर इकबाल को मिल गया और RK चिब्बर जी जो हैं ये वर्तमान में चेयरमैन हैं और आगे भी रहेंगे। कब तक रहेंगे? अगले 3 वर्षों तक ये चेयरमैन रहेंगे जम्मू और कश्मीर बैंक के। क्लियर है? तो अगर आपसे जम्मू और कश्मीर बैंक का चेयरमैन पूछा जाए तब आप बताएंगे RK चिब्बर, और मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछा जाए तब आप बताएंगे जुबैर इकबाल। ओके, जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में थोड़ा सा जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अक्टूबर 1938 को, 1938 को। श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर है और RK चिब्बर जी इसके हैं वर्तमान में चेयरमैन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर परोस और प्रोचेष्टा नामक 2 योजनाएं लॉन्च की। तो अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने स्नेहर पारस, इसे पारस कर लीजिएगा, स्नेहर पारस और प्रोचेष्टा नामक 2 योजनाएं लॉन्च की। अब इन योजनाओं के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो स्नेहर पारस योजना क्या है। इसके तहत दोस्तों स्नेहर पारस योजना के तहत एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, स्नेहर पारस ऐप। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया है प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए, जो कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। उनका पूरा का पूरा ठप हो गया है आमदनी, और इसी वजह से उनकी हेल्प करने के लिए ये लॉन्च किया गया है स्नेहर पारस योजना। ठीक है, इसमें उनकी फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। और ये जो प्रोचेष्टा योजना है ये डेली वेजेस वर्कर्स के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनके लिए है। उनको 1000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अब चुनाव आने वाले हैं। तो यहाँ से अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, काफ़ी सारी स्कीम्स आएंगी नई नई। ठीक है, तो कुछ पिछली घटनाओं को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी हाल ही में एग्जिट ऐप लॉन्च किया था, इसे आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल ने अभी मातृ स्मृष्टि योजना शुरू की थी।
क्या, मातृ स्मृष्टि योजना। और अभी पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने मिल करके AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से समझौता किया था। कितने का? वो समझौता हुआ है 145 मिलियन डॉलर का। किस लिए? सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए। ठीक है, तो इतना तो आपको पश्चिम बंगाल से याद रखना है। पश्चिम बंगाल के बारे में स्टैटिक पॉइंट जानिए। कोलकाता है यहाँ की राजधानी, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ममता बनर्जी TMC पार्टी के हैं यहाँ की चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है तो TMC पार्टी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गवर्नर है जयदीप धनखड़ जी। सुंदरवन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में ही। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में TB राधाकृष्णन जी। इनका भी नाम आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम और असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होते हैं। असम अगर ऑप्शन में दिया गया रहता है तो वो सोचते हैं असम से बॉर्डर नहीं शेयर करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल असम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? और सिक्किम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। इसे याद रखना है आपको। झारखंड से निकलती है दामोदर नदी, छोटा नागपुर के पाठार से वेस्ट बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिलती है। हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है, फरक्का परियोजना है। और दोस्तों जो कलकत्ता है यहाँ की जो राजधानी है वेस्ट बंगाल की, वो हुगली नदी के किनारे ही बसा है। आगे चलकर हुगली नदी मिल जाती है गंगा नदी से। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में सिक्किम राज्य ने अपना 45वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है 16 मई को। 16 मई को 1975 में 1975 में दोस्तों सिक्किम 22वें राज्य के रूप में, भारत के 22वें राज्य के रूप में भारत में जुड़ा था। ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जुड़ा था। तो 45वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में 16 मई को इसने मनाया। राजधानी यहाँ की है गंगटोक। वहीं पर चिंतन भवन में एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें यहाँ की जो CM हैं प्रेम सिंह तमांग और जो यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी, वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो 45वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। याद रखिएगा सिक्किम जो है ये 22वां भारतीय राज्य है, यानी 22वें भारतीय राज्य के रूप में देश से जुड़ा हुआ है। सिक्किम के बारे में थोड़ा सा और जानिए। राजधानी है यहाँ की गंगटोक। यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग SKM पार्टी से हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। गंगा प्रसाद जी हैं यहाँ की करंट टाइम पर गवर्नर। सिक्किम है कहाँ पर? तो ये रहा दोस्तों सिक्किम। ठीक है, सिक्किम अपना बॉर्डर केवल और केवल पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। अच्छा, सिक्किम एक ऐसा राज्य है और एक और राज्य है मेघालय। ये दो राज्य ऐसे हैं जो केवल एक राज्य से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। सिक्किम हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है पिछले कितने दशकों में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है? तो दोस्तों पिछले 4 दशकों में 4 डिकेड्स में कार्बन एमिशन में भारत में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। ये लगभग 1.4% है, जो कि लगभग 30 मीट्रिक टन है। तो 30 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हुआ है इंडिया में। किस वजह से? लॉकडाउन की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हुई हैं, ट्रांसपोर्ट में कमी आई है बहुत बड़ी मात्रा में। इस वजह से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों मार्च तक के महीनों में पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो 30 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन में कमी आई है, जो कि है 1.4%। ओके, आगे भी एक्सपेक्ट किया गया है कि मार्च में लगभग 15% में कमी आएगी और अप्रैल में लगभग 30% तक कार्बन एमिशन कम होने वाला है। ये एक्सपेक्ट किया गया है, यानी कि जो अभी अप्रैल और मार्च का रिपोर्ट आएगा उसमें ये एक्सपेक्टेशन जारी की गई है। तो पिछले 4 डिकेड्स में कार्बन एमिशन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में दूसरे G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पीयूष गोयल जी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में सेकेंड G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग में, जो कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जारी की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता दोस्तों सऊदी अरब कर रहा है इस वर्ष। तो इसमें भी अध्यक्षता सऊदी अरब ने ही किया है। इसमें बात हुई कोविड-19 सिचुएशंस पर कि क्या क्या डिसीजंस लिए जाएं, कैसे किसकी हेल्प किया जाए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इससे रिलेट करके। ट्रेड आया है तो ट्रेड यानी व्यापार, इससे रिलेट करके हम लोग इसकी जो संस्था है उसके बारे में बात करेंगे, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी में डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजेवेदो, इनके बारे में एक न्यूज़ आई थी। ये इस्तीफ़ा देने वाले हैं। कब इस्तीफ़ा देंगे? ये 31 अगस्त के बाद से अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। तो याद रखिएगा, WTO के जो डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो एजेवेदो, ये इस्तीफ़ा देने वाले हैं। WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में ADB ने कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होने का अनुमान लगाया है। तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें लगभग $8 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। इसने एग्जैक्ट बताया है कि $5.8 ट्रिलियन से लगभग $8.8 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी में या ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में। और वहीं इसने जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, तो साउथ एशियन GDP पर, टोटल साउथ एशियन GDP जो होगी उसमें 142 से $218 बिलियन का इफेक्ट देखने को बताया है कि इतना इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्लियर है? इसका मेन रीज़न ये है कि जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन कंट्रीज़ में लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से बड़ी मात्रा में इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है। तो ये अनुमान लगाया है ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 1996 में। मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और मसात्सुगु अस्कावा जी हैं इसके वर्तमान में हेड। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई। तो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की, हेल्थ मिनिस्टर्स की 32वीं ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसमें शामिल हुए। अच्छा, इसकी थीम भी रखी गई थी। इसकी इस बार की थीम है डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। कॉमनवेल्थ आया है, ये क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको एक बार बताया था, शायद आपको याद हो, कॉमनवेल्थ उन देशों का एक संगठन है जहाँ पर कभी ना कभी ब्रिटिश शासन रहा था, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हालांकि इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी जुड़ी हुई हैं जिन पर शासन नहीं रहा था, लेकिन मोस्टली या कहें या 90% कहें तो वो कंट्रीज़ हैं इसमें जिनमें कभी ना कभी ब्रिटिश शासन रहा था। जैसे इंडिया हो गया, ठीक है। अब इंडिया का ही पार्ट पाकिस्तान है तो वो भी माना जाएगा। तो ऐसे ऐसे कई कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ का एक संगठन है कॉमनवेल्थ। इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं दोस्तों 54। इसकी स्थापना हुई 1926 में, 1926 में ये पहली बार इसका संगठन किया गया था, स्थापित किया गया था इसको। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और इसके महासचिव हैं पेट्रिका स्कॉटलैंड। पेट्रिका स्कॉटलैंड दोस्तों ये पहली कैरेबियाई महिला बनी थी इस पोस्ट पर आने वाली, इसे भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे दोस्तों मनाया गया 17 मई को। 17 मई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये दोस्तों मनाया जाता है दुनिया भर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, एक दूसरे के कल्चर को जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और सभी चीज़ों में जो टेली कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन का यूज़ होता है, उसके महत्व के बारे में दुनिया भर में बताने के लिए ये मनाया जाता है। क्लियर है? इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम इसकी? इसकी थीम है कनेक्ट 20 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में GIF बनाने वाली लोकप्रिय वेबसाइट गिफी का किसने अधिग्रहण किया। तो अभी हाल ही में गिफी का अधिग्रहण कर लिया है दोस्तों फेसबुक ने। ये GIF बनाने वाली एक काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, एनिमेटेड इमेज या GIF ये बनाती है, ठीक है। तो गिफी जो होगा ये अब इंस्टाग्राम के लिए काम करेगी। इंस्टाग्राम फेसबुक का ही एक ऐप है। फेसबुक के बारे में तो आपको पता ही है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। मार्क जकरबर्ग इसके हैं वर्तमान में हेड या CEO कह लें हम लोग, संस्थापक भी वही हैं। फेसबुक ने अभी हाल ही में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी रिलायंस जियो में, और ये भारत का सबसे बड़ा FDI था अभी तक का, ठीक है। बात करते हैं गिफी की। गिफी की स्थापना दोस्तों हुई 2013 में। इसके संस्थापक हैं एलेक्स चुंग और JC कुंग। जब ये स्थापित हुआ तब एक सर्च इंजन के रूप में ये काम करता था, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा
और स्टैटिक जीके जीएस भी आप लोग देखा कीजिए। अगर आप लोग स्टैटिक जीके जीएस भी पढ़ते चलोगे तो करंट अफेयर से रिलेट कर करके आप लोग स्टैटिक जीके जीएस भी बहुत ही अच्छे से तैयार कर पाओगे। और इस टेक्निक से अगर आप पढ़ते हो तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस दोनों ही मजबूत होता जाएगा और एक आदत बन जाएगी। तो इसलिए आप लोग स्टैटिक जीके जीएस भी जरूर देखा करो। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में जो हमारी मेहनत है वो आपके एक लाइक से पूरा हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। तो गाइज़ हम लोगों ने 28 एयरपोर्ट्स के बारे में जान लिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 जो हैं उनके बारे में जान लिया है। अभी कुछ और भी बचे हैं, ठीक है। एक और ध्यान रखिएगा, गुजरात में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गुजरात में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में है, और एक है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सूरत में है। क्लियर है। अब हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर केरल में, ठीक है। इतना हम लोगों ने जान लिया है। केरल में बात करें अगर तो केरल में है दोस्तों 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन कौन से हैं? एक तो है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि त्रिवेंद्रम में है, दूसरा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोचीन में है, और तीसरा है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोझिकोड में है, और चौथा है कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी कोझिकोड में है। तो त्रिवेंद्रम, कोचीन, कालीकट और कुन्नूर, ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुए केरला से। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में दोस्तों 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एक है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि तिरुचिरापल्ली में है। तो ये तीनों ही नाम से जहाँ जहाँ पर हैं वहीं पर ये स्थित हैं। जैसे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो चेन्नई में है, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोयम्बटूर में है, और तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली में ही है। क्लियर है। अब ये तो हो गए दोस्तों पूरे भारत भर में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे उनके बारे में जानकारी, ठीक है। ये टोटल संख्या हो गई 29, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि टोटल भारत में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अब ये 5 कौन से हैं? तो ये जो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये हैं कस्टम एयरपोर्ट। कौन से? कस्टम एयरपोर्ट। और कस्टम एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि कस्टम एयरपोर्ट्स जो होते हैं ये होते तो हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं रन कराते हैं, ठीक है। ये कभी कभी रन कराते हैं किसी सिचुएशंस पर, स्पेसिफिक सिचुएशंस पर, या फिर कोई जो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स होती हैं उनको रन कराने के लिए, ठीक है। शेड्यूल्ड फ्लाइट्स जैसे अभी हज यात्रा हो गया, तो हज यात्रा जब होती है तो उस टाइम पर भी ये इसमें शेड्यूल्ड फ्लाइट्स होती हैं तो ये जाती हैं, ठीक है। और भी ऐसी सिचुएशंस पर कस्टम एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ये रन करती हैं। अब ये जो 5 कस्टम एयरपोर्ट हैं भारत में इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो पहला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कस्टम्स के श्रेणी में वो है दोस्तों गया एयरपोर्ट। गया एयरपोर्ट है बिहार में। बिहार में दोस्तों 2 कस्टम एयरपोर्ट है, एक तो है गया एयरपोर्ट बिहार के गया में स्थित है, और दूसरा जो है वो है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, ये भी कस्टम एयरपोर्ट है और ये पटना में है बिहार में, ठीक है। तो बिहार में 2 कस्टम एयरपोर्ट हुए। तीसरा जो कस्टम एयरपोर्ट है वो है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ इधर रहा, चंडीगढ़ में है दोस्तों तीसरा कस्टम एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ओके। और जो चौथा कस्टम एयरपोर्ट है वो है पुणे में, पुणे आ जाइए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है पुणे एयरपोर्ट, वो भी एक कस्टम एयरपोर्ट है। और 5वां और सबसे लास्ट कस्टम एयरपोर्ट है तमिलनाडु में, तमिलनाडु का मदुरई एयरपोर्ट जो कि मदुरई तमिलनाडु में है वो है कस्टम एयरपोर्ट। क्लियर। तो ये तो हो गए दोस्तों सभी कस्टम एयरपोर्ट। अब एक एक्सेप्शन है उसके बारे में जान लीजिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक एयरपोर्ट है दोस्तों अंडमान और निकोबार में जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये दोस्तों नाम इसका पढ़ेंगे आप तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम तो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकिन ये है दोस्तों डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ठीक है। ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, घरेलू यानी कि इसमें भारत के जो विभिन्न शहर हैं केवल वहीं के लिए फ़्लाइट्स जाती हुई हैं, ठीक है। बेंगलुरु हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता वगैरह हुआ, वहीं के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं। ये इंटरनेशनल यानी किसी अदर कंट्री के लिए फ़्लाइट्स यहाँ से नहीं जाते हैं। आप लोग वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाइएगा वहाँ की वेबसाइट पर और पता कीजिएगा कि यहाँ पर डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ का है, तो आपको पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन यानी कि यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं। क्लियर है। तो दोस्तों ये तो हो गए भारत के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयास किया हुआ है आपको पूरी तरीके से समझाने की और लगभग सभी एयरपोर्ट्स के नाम आपको याद कराने की। आप लोग वीडियो को 1-2 बार घुमाकर देखोगे तो सारे एयरपोर्ट्स आपको याद हो जाएंगे। इस टोटल वीडियो का एक कंबाइंड वीडियो आएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हो। वीडियो देख लियो आप लोग तो क्विज सॉल्व करना मत भूलिएगा। स्टैटिक जीके की भी क्विज आती है और डेली करंट अफेयर की भी क्विज आती है। दोनों ही क्विज मिल जाएगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। प्ले स्टोर पर आप सर्च भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग पहुँच सकते हैं। और एप्लीकेशन में दोस्तों काफ़ी सारे नए फीचर्स आए हुए हैं, तो अगर आपने अपने एप्लीकेशन को अभी तक नहीं अपडेट किया है तो अपडेट कर लीजिए। काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और एप्लीकेशन भी थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है और लुक भी बहुत चेंज किया गया है, तो आप लोग एप्लीकेशन को अपडेट ज़रूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। अगला है, विश्व बैंक के महासचिव डेविड मलपास का संबंध किस देश से है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में और करेक्ट आंसर किए थे। उन टॉप 15 लोगों में हैं मनु पांडे, श्याम शेर कुमार, पूजा चौधरी, प्राची पांडे, नरेंद्र मीना, साबिर आलम, चंद्रकेतु कुमार, चांद बाबू, सुरभि गुप्ता, ज्योति पचौरी, वंदना अग्रवाल, हर्ष सोनी, नेहा जायसवाल, शुभम यादव, मंटू कुमार और गुरुदेव यादव। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।